मैं डॉक्टर पीके गुप्ता, क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट नियर SGPGI लखनऊ। और आज चाइल्डहुड ओबेसिटी में डाइट और न्यूट्रिशन की क्या भूमिका होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नीलू जी, जो कि SGPGI में पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में विगत 15 सालों से न्यूट्रिशन और डाइट के माध्यम से और डॉक्टर के साथ मिलकर मरीजों की सेवाएं दे रही हैं राधा। तो मैं चाहूँगा कि चाइल्डहुड ओबेसिटी के रोकथाम और उसमें डाइट का क्या महत्व क्या है, न्यूट्रिशन का क्या महत्व है, इस बारे में आपसे मैं वार्ता करूँगा। मैं चाहूँगा अपना परिचय दर्शकों को दें। सभी को मेरा नमस्कार। मैं नीलू, यहाँ SGPGIMS लखनऊ में एज अ डाइटिशियन डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में मैं कार्यरत हूँ। और मेरा रूटीन का काम है कि मल्टीपल डिजीज़ वाले जो पेशेंट आते हैं उनको मैं डाइट एक्सप्लेन करती हूँ अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कंसल्टेशन। राइट। तो अभी पिछले दिनों एक न्यूट्रिशन मंथ का आयोजन किया गया था SGPGI में, जिसमें जो फोकस था वो था कि हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफ स्टाइल पर बात हो। इसी के क्रम में चाइल्डहुड ओबेसिटी एक बर्निंग प्रॉब्लम है जो कि एक एपिडेमिक के रूप में हमारे देश में और विश्व स्तर पर भी देखा गया है कि हर 10 बच्चों में, स्पेशली अर्बन पॉपुलेशन में, एक बच्चा ओबेसिटी का शिकार है। तो इसका क्या कारण है आपकी नज़र में? एज ए डाइटिशियन आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को? मोटापे का कारण एज अ डाइटिशियन मैं ये बताना चाहूँगी कि आजकल का जो हमारा लाइफ स्टाइल है और जो हमारा खान पान का हैबिट है वो ज़्यादातर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल अधिकतर मदर्स वर्किंग हैं, है ना। घर में बच्चों का लुक आफ्टर करने के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जो एक एडिक्वेट मतलब एक नॉर्मली एक अच्छा पर्सन मतलब मेड के भरोसे या तो बच्चे पल रहे हैं, या ऐसे लोग हैं जो उतना से प्रॉपर खाना बच्चों को नहीं देते हैं, जिससे बच्चे क्या होते हैं अपनी मर्जी का खाना खाने की कोशिश करते हैं, ज़िद्दी होते हैं। तो माँ अगर नहीं है तो जो भी मेड है या जो भी घर में पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स है, खाना खिलाया, उसके बाद थोड़ा सा कुछ बाहर का एक्स्ट्रा खाना दे दिया, या टीवी देखकर बच्चा खा रहा है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों का जो टोटली जो एक्टिविटी है वो भी कम हो जाती है और हमारी फूड हैबिट्स जो हैं वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाती। बहुत अच्छी बात की आपने। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो फैमिली स्ट्रक्चर है ये भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है इस प्रॉब्लम को बढ़ाने में। तो इसमें जो एक मार्केट से जो स्पेशली फूड्स आते हैं ऑनलाइन आजकल देख रहे हैं, तो इसमें क्या कमी है? वैसे तो मोटा मोटा जानकारी है कि पोषक तत्व कम होते हैं, लो फाइबर होता है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो जनरल क्वेश्चन सभी जानते हैं कि इसमें बहुत फैट होता है, कार्ब्स भी होता है और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, शुगर ज़्यादा होते हैं। बट इसके जब इसको हम खा लेते हैं या बच्चा इसको खा लेता है तो इसके कंजम्पशन की वजह से बच्चे का होम बेस्ड डाइट का इंटेक कम हो जाता है। अच्छा। जैसे जहाँ पे बच्चे को 6 रोटी खानी थी, वहाँ बच्चे ने एक छोटा पिज़्ज़ा खा लिया, 1 पीस ही पिज़्ज़ा खाया या 2 पीस पिज़्ज़ा खाया, तो उससे वो रोटी का इंटेक उसका कम हो गया। तो ये एक कहीं ना कहीं हमारे लिए बैलेंस डाइट वाला चीज़ नहीं हो पाता है। अच्छा, तो आप कैसे इस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे, क्योंकि दोनों वर्किंग हैं? हाँ। और घर का खाना आप आई थिंक रिकमेंड करें, घर का खाना बने। और स्कूल में जो टिफ़िन है उसमें टिफ़िन क्या व्यवस्था आप जी इसमें मैं मदर्स या पेरेंट्स जो भी हैं उनसे मेरा ये एक सलाह है कि बच्चा जैसे स्कूल गोइंग है तो वो इंश्योर करें कि बच्चा आपके सामने ब्रेकफास्ट करके जाए। अच्छा। मोस्टली क्या होता है कि बच्चा ब्रेकफास्ट नहीं करके जाता। उसका रीज़न होता है कि बच्चा या तो लेट नाइट सोया, या देर तक मोबाइल गेम देखा, या मे बी कि पेरेंट्स रात में लौटते हैं देर से तो बच्चा उतनी देर तक जग रहा है, तो उसका जो सुबह का ब्रेकफास्ट है वो इसलिए छूट जाता है कि बच्चा स्कूल जाने के सिर्फ आधे घंटे पहले सोकर उठा। ओके। हो सकता है ना कि मान लो बच्चे का स्कूल 8 बजे का, बच्चा 7 साढ़े 7 बजे सो के उठ रहा है, तो उसके पास वो टाइम ही नहीं है कि वो ब्रेकफास्ट करे। हो सकता है वो फ्रेश ही ना हो पाए। तो ये भी एक रीज़न होता है कि बाहर के खाने के हैबिट फिर बच्चों में धीरे धीरे पड़ती है। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके जाए और एक टिफिन में भी जो है स्कूल लंच। हाँ, स्कूल लंच आप ये कोशिश करिए कि जो बच्चे को पसंद हो
मतलब जो बच्चा स्कूल में खा ले। यूजली क्या होता है कि बच्चा स्कूल गया बट उसकी पसंद का खाना नहीं है, तो वो लंच बॉक्स वापस ले आया। देखिए बच्चों को पसंद तो पिज्जा बर्गर या चिप्स होते हैं। कि ये आदत कैसे डेवलप हो जाती है शुरू में ही? वो शुरू में इसलिए डेवलप हो जाती है कि हम बच्चे को खाना खिलाने के बाद मार्केट ले जाते हैं, वहाँ पे बच्चे ने जो पॉइंट आउट किया कि नहीं हमें वो चॉकलेट चाहिए, तो वो बच्चों की वहाँ से हैबिट बदलने लगती है। हमारे गेस्ट आते हैं तो वो वही चीजें लेकर आते हैं, तो वहाँ से बच्चों को वो चीजें होती हैं। टेस्ट बड जो है शुरू से ही आपको मेंटेन रखने की, और फिर वो आगे उनके लिए नुकसानदायक होता है। इसका मतलब घर का खाना, हेल्दी खाना, उसका अगर टेस्ट बड डेवलप हो तो डेफिनेटली उनके लिए हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होगा। तो दूसरी बात है कि जब पैक्ड आइटम बच्चे खरीदते हैं या उनके पेरेंट्स खरीदते हैं तो वो क्या देखें उस जो पैक्ड आइटम है, प्रोसेस्ड फूड है, उसमें कैसे देखें, वो क्या देखना चाहिए उनको? देखिए मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं, मतलब मेरा रिकमेंडेशन है कि बच्चों को शुरू से मतलब नमकीन भुजिया का पैकेट मत दिखाइए। अपने साथ उनको आप मार्केट ले जाइए तो जनरल जो हमारे ग्रोसरी के सामान होते हैं, जैसे दूध का पैकेट है, हमने दूध के पैकेट पे जो लेबल होता है वो बहुत क्लियर लिखा होता है। देखिए भाई चॉकलेट के पैकेट पे जो लेबल है शायद बच्चा पढ़ भी ना पाए, वो इतना वही लिखा होता है ना। तो जैसे दूध के पैकेट पे हम गए तो पहले उसको हमने बोला कि देखो इसका प्राइस देखो कितने का है, तो वहाँ से उसको प्राइस समझ में आती है कि हाँ एक अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो ये 20 रुपए की है या 25 रुपए की है, ठीक है। उसके बाद हम उसको दिखाएंगे एक्सपायरी डेट होती है कि बेटा इसको इस डेट तक बताएं कि इस डेट तक हमें यूज़ करना है, इस डेट के बाद हमें इसको यूज़ नहीं करना है। बच्चे जो 2 साल के होते हैं वो तो देखते 2 साल को तो एटलीस्ट ये आपके बच्चे का एज कैसा है डिपेंड करता है, एज कितनी है बच्चे की, उस हिसाब से आपको बच्चे को सिखाना है। 2 साल का, हाँ बढ़िया बात कही आपने। एक रिकमेंडेशन ये था कि आप जब सब्जी खरीदने जाइए तो बच्चों को भी लेके जाइए। हाँ अगर हाँ, क्योंकि बच्चा इसलिए कि बच्चा सीखता है वहाँ से बच्चा सीखता है कि हमें, जैसे हमने इसको चॉकलेट दिलाई, एक हफ्ते होता है कि हमने इसको हम फ्रूट्स के ठेले पर ले गए, तो वो 2 चीज़ों में डिफरेंस है। खाएगा वो भी, लेकिन उसको क्या चीज़ ज़्यादा खानी है और क्या चीज़ कम खानी है उसका वहाँ से डिफरेंस। यानी कि फ्रूट्स मार्केट और वेजिटेबल मार्केट में बच्चों को ले जाना चाहिए। हाँ अगर मतलब क्योंकि आप जाते हैं, हाँ इसलिए कि आप, बिल्कुल आपने कहा कि वहाँ पे जो चकाचौंध में सबसे ज्यादा हाईलाइट वहीं पे होता है, चिप्स एंड बर्गर, प्रोसेस्ड फूड एंड बर्गर, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, मिनिमाइज करें। राइट। एक शब्द आता है कि भाई कौन सा तेल यूज करें, एक ही तेल यूज करें कि बदल बदल तेल यूज करें? आजकल उसकी बड़ी चर्चा होती है। देखिए जो डिपॉजिट उससे हो रहा है। देखिए फैट का क्या है कि हमारे मार्केट में जो हम लोग इंडियन सिनेरियो में जैसे हम लोग मस्टर्ड ऑयल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो ये अच्छी बात है कि हम मस्टर्ड ऑयल भी खाते हैं, हम रिफाइंड भी खाते हैं, हम देशी घी भी खाते हैं और मक्खन भी लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। बट हमारा रिकमेंडेशन ये होगा कि हम जो भी ऑयल यूज़ करते हैं उसको एक साइक्लिक बना लें, साइकिल बना लें, रोटेशन में, हाँ रोटेशन में होना चाहिए, तेल बदल कर। या जैसे सब्जी हमने सरसों के तेल में बनाई है तो रोटी या उसमें अगर हम थोड़ा बहुत लगाना चाहते हैं तो फिर उसमें हम थोड़ा, जैसे टोटल 4 to 5 टीस्पून सपोज एक दिन की रिक्वायरमेंट है, 15 से 20 ml सपोज हमारी ऑयल की रिक्वायरमेंट है, तो हो सकता है हमने 10 ml मस्टर्ड ऑयल के फॉर्म में लिया, 5-10 ml हमने रिफाइंड या देशी घी के फॉर्म में लिया, तो इस टाइप से भी उसको हम मिक्स करके, हमारा ट्रेडिशनल जो है सरसों के तेल का मतलब किसी आज भी है, किसी में पूफा है, किसी में मुफा है, तो होना सब में कुछ ना कुछ है। तो ये हम नहीं कह सकते कि जैसे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, तो हमें दोनों को ही, क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो दोनों ही बेनिफिशियल है, तो उसको हम सैचुरेटेड फैट को हमें कम रखना है, जैसे बटर है, घी है, इनको हमें कम रखना है, तेल है, जितने भी हमारे प्लांट प्रोडक्ट वाले उनको हमें प्रायोरिटी पे रखना है। एक ओमेगा 3 फैटी एसिड चर्चा में आता है जी, तो बच्चों के लिए कौन सा वो फूड आइटम होगा जिसमें हम ओमेगा 3 फैटी एसिड, जैसे वो तो अब जैसे हमने आपको ड्राई फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, अलसी के लड्डू हो गए, इस टाइप की चीज़ें, जहाँ हमने अलसी का पाउडर आटे के साथ भून के, हाँ आटे के साथ भून के रोटी में दे दिया या दही के साथ मिक्स करके दे दिया, वो आपका बच्चा कितना खा पाता है उस पर डिपेंड करता है, तो उसको हम ग्रेजुअली डाइट में ऐड कर सकते हैं। और एक वीनिंग वर्ड आता है कॉम्प्लीमेंट्री, तो उसको आप कॉम्प्लीमेंट्री फूड बेसिकली हम 6 मंथ्स के बाद बच्चों को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे बच्चा सपोज 6 मंथ्स का हो गया है तो मदर को हमें ये एक्सप्लेन करना है कि आप माँ के दूध के साथ साथ वो ऊपरी आहार भी थोड़ा स्टार्ट करें। तो ऊपरी आहार में जैसे हमारा बहुत प्रैक्टिस है कि दाल का पानी, चावल का माड़, ये बहुत पुरानी प्रैक्टिस है और अभी भी लोग उसको फॉलो करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम थिकन डाल दें, राइस ग्रूल्स बना कर दें, मतलब राइस को अच्छे से महीन करके पका के गीला करके लपसी टाइप का, थोड़ा सा थिकन कम हो बट वो होना चाहिए सो दैट बच्चा खा ले।
ये पिछले पॉडकास्ट में एक डाइटिशियन से बात कर रहा था, लपसी की बात है। हाँ, लपसी लपसी कैसे जो बनता हमारा है? इंडियन कल्चर का होता है। कैसे बनता है? सिंपल, आप अगर आटे की लपसी बनाते हैं कि सूजी की बनाते हैं, जस्ट आप कढ़ाई में घी डालिए, उसमें हल्का सा आटे को भूनिए। भूनने का मतलब इतना स्मेल आए कि आटा जलने ना लगे, अच्छा। अच्छी स्मेल आए, उसको अच्छी फ्लेवर वाला महक आए, और उसमें हम फिर थोड़ा पानी डाल के पकाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो उसमें दूध और चीनी बाद में ऐड कर सकते मोटे हैं। अनाज वाला हाँ, आटा, मोटे अनाज मतलब वाला, जैसे रागी का भी कर सकते हैं आप, गेहूं के आटे का भी कर सकते हैं। उसमें आप रागी है या बेसन है सब मिलाकर भी बना सकते हैं। क्योंकि हमें एक बार में एक ही फूड इंट्रोड्यूस करना होता है, तो हम इकट्ठा सारा चीज़ ऐड नहीं करेंगे। वन फूड फॉर वन टाइम, आफ्टर दैट एवरी 1 वीक यू हैव टू ऐड अनदर फूड। ऐसे करके हमें वो चीज़ देनी है, यानी कि उसको थोड़ा सा चेंज भी होता है। चेंज भी होता है। सपोज आज हमने कोई चीज़ ऐड की, तो आफ्टर 1 वीक उसमें हम दूसरी चीज़ फिर ऐड करेंगे। जो हमने स्टार्ट कर दिया उसको बंद नहीं करेंगे, हर वीक पे एक नया चीज़ फूड ऐड करते जाएंगे। ये शुगर स्वीटेंड बेवरेज की बात होती है, मतलब आई थिंक कोका कोला, ये सब चीज़ें, इसके बारे में थोड़ा सा आप देखिए, शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस बेसिकली मीठे चीज़ों से बने होते हैं। तो एक होता है शुगर हम नेचुरल ले रहे हैं, एक शुगर होता है हम एडेड ले रहे हैं। नेचुरल शुगर, जैसे एग्जांपल मैंने बताया कि एक एप्पल हम ले रहे हैं, ठीक है, हमने एक एप्पल खाया और हमने एक मार्केट का जूस पिया, ठीक है। तो एप्पल में क्या है, अगर एप्पल भी हम 2 तरीके से खाते हैं, छीलकर खाते हैं या बिना छीले खाते हैं, ठीक। तो आप रिकमेंड करेंगे कि हम अच्छे से वॉश करके, अगर छिलके सहित खा सकता है बच्चा तो उसको छिलके सहित दीजिए। बिकॉज जब हम एप्पल खाएंगे तो उसमें हमें कार्ब्स भी होगा, विटामिन भी होंगे, मिनरल भी होंगे। जूस रिकमेंड नहीं करेंगे? जूस अगर हम पियेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ शुगर एडेड होगा, तो मैंने सुना वो था। भी एडेड नहीं। हाँ, तो ये आई थिंक आप पूरा फ्रूट्स रिकमेंड करेंगे? पूरा होल फ्रूट्स रिकमेंड करेंगे, ना कि जूसेस। हाँ, अगर बहुत एक ऐसी परिस्थिति आपके साथ बनती है कि नहीं जूस पिए बिना काम नहीं चल रहा है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। क्योंकि आप कहीं मार्केट में हैं या कहीं आप ऐसी जगह हैं कि हाँ आपको एनर्जी की बहुत ज़रूरत है, देन इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज आपको होल फ्रूट्स रिकमेंडेड है। राइट। अच्छा, वो जो चीनी है ये भी तो आई थिंक एडेड शुगर ही है, क्योंकि जितने भी फ्रूट्स हैं जहाँ भी खाने उसमें शुगर तो नेचुरली होता है। आई थिंक जो आपकी रिक्वायरमेंट है शुगर की वो नेचुरली पूरी हो जाती है जी। लेकिन जो बाहर से ऐड करते हैं जैसे चीनी है वो आई थिंक एडेड शुगर। बट एडेड शुगर भी एज वाइज हमें रिकमेंडेड है। डिपेंड करता है कि जैसे हमने चीनी ऐड कर लिया और अलग से हमने फिर से उसको हमने एक चाय में चीनी ली, एक हमने दही में भी चीनी ली, और एक अलग से हमने जूसेस भी पी लिया। अच्छा। तो वो जो एडेड हुई वो एक नेचुरल, तो आप घर में चीनी खाते हैं, ऐसा नहीं कि टोटली चीनी बंद है। तो आपको कैलोरीज के हिसाब से वो लेस देन 5% आपका शुगर होना चाहिए। जो रिकमेंडेड है कि आपको टोटल कैलोरीज से लेस देन 5% शुगर आप ले सकते हैं। तो वो उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, देन वो आप ऐड कर सकते हो अपना चीनी। ये क्या हिडन फैट भी कोई होता है? हिडन फैट आप जैसे 2 तरीके से चीज़ें होता है, एक तो पैक्ड आइटम में भी होता है और कुछ नेचुरल सोर्सेज होते हैं जिसको हम खाते हैं। लाइक जैसे हमने बादाम, काजू, मूंगफली भी खाया, इसमें भी हिडन है, ये यूजफुल है। तो ये भी एक फैट है और वो भी एक फैट है। तो हमने जैसे चिप्स खाया उसमें हमें दिख नहीं रहा है, उसमें भी हिडन फैट है, वो गलत है, वो उसको कम इसको पे वैरायटी। राइट। बड़ी अच्छी सी बात है आपने बताई, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल टिप्स हैं। और जो वेजिटेरियंस हैं, एक्चुअली बच्चों में वेजिटेरियंस हैं, तो उनमें देखा गया कि B12 की डिफिशियंसी इज वेरी कॉमन। तो बच्चों को क्या एडवाइस करेंगे इस एज ग्रुप के बच्चों को? देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हमारा पेशेंट किस एज ग्रुप का आ रहा है, सॉरी दूसरा, और किस बैकग्राउंड से आ रहा है। तो मतलब आप सप्लीमेंट एज एडवाइस बाय डॉक्टर, हम डाइट से उतना कर पाते, तो एज एडवाइस बाय डॉक्टर। अच्छा, अगर एक मतलब जो पीडियाट्रिक ओबेसिटी है जिसको आप लोग काफ़ी एड्रेस कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ और भी ग्लूटेन सेंसिटिविटी, इस पर भी आप काम करती हैं? आई थिंक कि जी कुछ ऐसा मतलब गेहूं से एलर्जी है, उस पर भी बच्चे आते हैं आपके डिपार्टमेंट में, तो उसमें भी आप काम कर रही हैं जी। तो उसमें क्या एडवाइस करते हैं? उसमें बेसिकली अगर ग्लूटेन सेंसिटिविटी है तो उसमें हम बेसिकली गेहूं और जौ फॉर द होल लाइफ उसको हम बंद कर देते हैं। अच्छा, गेहूं और जौ पूरी जिंदगी नहीं खाना है। तो ये बच्चे आते कैसे, प्रेजेंट कैसे करते हैं? ये प्रेजेंट एक्चुअली पेशेंट तो डायरेक्टली डॉक्टर के पास आते हैं। प्रेजेंटेशन उनका ये भी हो सकता है उनका वेट हाइट नहीं बढ़ता है, हो सकता है उनमें एनीमिया होता हो, सब में कॉन्स्टिपेशन भी होता है। तो बेसिकली डॉक्टर के पास आते हैं, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, देन दे कम टू मी एंड आफ्टर दैट यानी फैकल्टी डायग्नोज करती है, आफ्टर दैट फिर डाइट मैनेजमेंट में काफ़ी आपका रोल है जी, न्यूट्रिशन एंड डाइट। तो
इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि स्पेशली जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप है, इसमें अगर डाइट चार्ट बनाना हो आपको कि ये बच्चे क्या मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, जी दोपहर में जैसे टिफिन में क्या लेके जाएं, रात में क्या खाएं, तो आप क्या सिंपल शब्दों में सुझाव देंगे? सिंपल शब्दों में सबसे पहले तो अगर बच्चा आपके पास आया है तो उसकी पहले हम एक फैमिली हिस्ट्री लेते हैं कि बच्चे का घर में क्या क्या, कितने लोग हैं, कैसे उनका टाइम शेड्यूल है। सपोज अगर घर में दिन भर मदर फादर नहीं है तो उसका कैसे होगा, और घर में अगर कोई लुक आफ्टर करने वाला है तो उसका मैनेजमेंट हम कैसे देते हैं। बट एक जो बेसिक चीज़ें होती है कि ब्रेकफास्ट, लंच, स्कूल लंच, देन इवनिंग स्नैक्स एंड डिनर, ये 4-5 चीज़ें तो हम डिवाइडेड थोड़ा दिन भर नहीं, स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील डिपेंड करता है टाइम शेड्यूल पे। जैसे बहुत से बच्चे हैं कि पूरे 8 घंटे मतलब सुबह से स्कूल गए हैं तो वो कोचिंग कर कर ही लौट रहे हैं, तो उनके साथ लंच बॉक्स है या क्या है, वो उनके उस पर पूरा टाइम शेड्यूल पे डिपेंड करता है कि उनका टाइम कैसा है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं हमारे पास खाने का टाइम ही नहीं है, और बहुत से बच्चे जैसे उन्होंने लेट नाइट ऑनलाइन क्लासेस किया या जो भी है तो वो देर से सोकर उठ रहे हैं, देर से सोकर उठते हैं तो उनका ब्रेकफास्ट टाइम स्किप हो जाता है, वो सीधा लंच करते हैं। फिर उसके बाद उनके पास बाहर से खाने की हैबिट अगर है तो इन बिटवीन वो खाना बाहर का ही मंगा कर खाते हैं। तो ये भी एक मतलब आपका डिपेंड करता है कैसी आपकी लाइफ स्टाइल। ये जो फैटी चेन लिवर है, इससे केसेस भी आपके पास आते हैं? हाँ, तो उसमें क्या टारगेटेड क्या डाइट एडवाइस करती है फैटी लिवर में? टारगेट डाइट में एज सच पहले उसमें वही मैंने बोला कि सबसे पहले उसमें हम हिस्ट्री ही लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री से हमें समझ में आता है कि वो बेसिक डाइट कितना ले रहे हैं, आउटसाइड डाइट कितना ले रहे हैं। जैसे बहुत से होते हैं कि कितनी फ्रिक्वेंटली वो बच्चा होटल में खाना खा रहा है, कितनी फ्रिक्वेंटली वो घर में ऑनलाइन चीज़ें मंगा कर खा रहा है, क्योंकि ऐसे तो मोटापा आता नहीं है। जनरल खाने खाने से मोटापा आई थिंक रेयर होता होगा, जब तक कि हमारा ऐसा हो कि हाँ खाना खा रहे हैं तो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। एक ये भी रीज़न हो सकता है कि खाना हो सकता है वो अच्छा खा रहा हो लेकिन खाने में फैट कंटेंट ज़्यादा हो, घर का ही खाना खा रहा है लेकिन घर में फैट कंटेंट ज़्यादा हो, है ना। तो हम ये देखते हैं कि जैसे घर में 6 लोग हैं तो महीने में कितने लीटर तेल खर्च हो रहा है। हाँ, अच्छा, ये चीज़ इससे भी एक समझ में आता है कि हो सकता है फैट कंटेंट ज़्यादा हो, शुगर कंटेंट ज़्यादा हो, बाकी नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी वो अपनी एज के हिसाब से खा रहा है, बट उसका वो चीज़ ज़्यादा है और फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है ओवरवेट या ओबेसिटी का। आपने एक बड़ी बार कह रही है नींद जो है, यानी स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। स्लीप पैटर्न अगर डिस्टर्ब होता है तो स्ट्रेस भी हो रहा है बच्चे को, रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है, डाइटरी फॉल्टी डाइट हो रहे हैं, तो इस पर आप ज़्यादा फोकस कर रही हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? उसका मेटाबॉलिज्म जब सोता है तो बिल्कुल चीज़ें उसकी सेटल रहती हैं क्या, या टाइम से सब चीज़ें हो जाती हैं उसकी? एक्चुअली मुझे समझ में आता है कि जब हमारा नींद ही पूरा नहीं होगा तो नेक्स्ट डे सीधी सी बात है हमारा रूटीन पूरा गड़बड़ होगा। तो जब पूरा रूटीन गड़बड़ होगा तो डाइट, भाई आप एक होता है ना कि हमने किसी चीज़ को 3 से 4 बार में खाया, एक हमारे पास रूटीन ही नहीं है कि हम खाना खाएं, तो एक ये मुझे समझ में आता है। बाकी और भी रीजंस होंगे दैट आई कांट एक्सप्लेन। बहुत अच्छी बात है। जब हम लोग बात करते हैं ना कि लाइफ में आहार विहार और विचार जी, तो सबसे ऊपर आहार आता है जिसकी आप विशेषज्ञ हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। और कुछ आप संदेश देना चाहेंगे फैटी जो ओबेसिटी है बच्चों में वो कैसे कम हो? आई थिंक आपके माध्यम से कुछ संदेश। देखिए, ओबेसिटी कम मतलब रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपना डाइट मैनेजमेंट और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन को हम फॉलो करें। तो डाइट मैनेजमेंट में जैसे भी हमारी चर्चा का विषय हुआ कि हम बाहर के खाने को कम से कम रखें, अनलेस एंड अनटिल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। दूसरा, हम डेली फिजिकल एक्टिविटी करना है, जो कि मिनिमम अगर आपने बिल्कुल नहीं स्टार्ट किया है तो ग्रेजुअली 10 से 15 मिनट से शुरू करिए, 20-25 मिनट, एटलीस्ट हाफ एन आवर मॉर्निंग, हाफ एन आवर इवनिंग, डिपेंडिंग ऑन योर टाइम कि कैसा आपके पास टाइम है। और कोशिश करिए स्क्रीन टाइम जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए हो, वो भी अगर बहुत ज़रूरी हो तो। बहुत बड़ी बात है, यानी कैलोरी इनपुट और कैलोरी आउटपुट, यानी आउटपुट ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी, जो कि आपके फिजिकल एक्टिविटी या खेल कूद से आएगा जी जी। और एक किताब भी आपने अभी संपादन किया है, वो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से है जी। तो वो उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में, लिवर डिजीज पे है क्या या? जी, एक्चुअली ये मोटापा और फैटी लिवर से रिलेटेड है, तो वो पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से राइट। उसमें आप लोगों की भूमिका बहुत अच्छी है जी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमारे दर्शकों को। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।